नमस्कार साथियों, मिशन 100+ कोचिंग क्लास में स्वागत है पुनः आपका। आज अपन मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मुगल प्रशासन को अपन दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला मुगल प्रशासन और दूसरा उसका भाग जो होगा वो ये रहेंगे, मुगल शासन और शासित। समझ गए होंगे। शासन यानी किस प्रकार से शासन किया गया, शासित यानी किसके ऊपर शासन किया गया। ये प्रशासनिक सारा का सारा अमली जमा होगा और ये जनसाधारण की बात करेंगे। इसके अंदर अपन किस तरीके से क्या हुआ, जिसके अंदर सेना आएगी, ग्रामीण आ जाएंगे और इसके अलावा बाकी के सभी आएंगे। ठीक है ना। समझदारी की बात ये है, आपने अभी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है एक टेबल, उस टेबल को थोड़ा सा अपन बात करते हैं इस टेबल के ऊपर, फिर बाद में अपन एक एक के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आप अपनी नोट्स बुक ले लें, साथ में लिखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना ही आपके काम आने वाला है। जितनी बार मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उन वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा है मित्रों कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि जो नोट्स आप बना लोगे वही आपके काम आएंगे और अच्छी सफलता की निशानी नोट्सों के माध्यम से ही बन सकती है। तो प्लीज अपन चलते हैं मुगल काल। पहले मुगल काल को अपन ने पूर्ण रूपेण पढ़ लिया था। मुगल काल को दो भागों में बांटा जाता है। वैसे मुगल काल को पढ़ने के लिए एक ट्रिक है, सा सु स च पर गांव। एक सासू है, वो सच में पर गांव चली गई, यानी कि दूसरे गांव चली गई। इतना याद रखिए, अपनी खुद की सासू माँ कहाँ चली गई है, पर गांव चली गई है। ये शासन के कुल मिलाकर के भाग हैं। इनमें अपन एक एक को ऊपर फोकस करेंगे और मैं इनको आपको निरंतर नीचे उतरते यानी कि अवरोही क्रम के अंदर मैं आपको इन्हें पुनः पूरा का पूरा बताऊंगा। पहले चलते हैं अपन। मुगल प्रशासन को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग केंद्रीय प्रशासन, दूसरा भाग प्रांतीय प्रशासन। मित्रों, परंतु मुगल प्रशासन निरंतर रूप से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में बांटा गया है। अपन आज अभी मुगल प्रशासन को कितने भागों में बांटेंगे, पढ़ेंगे 6 भागों में। तो सबसे पहले अपन केंद्रीय ये शासन या साम्राज्य, केंद्रीय या साम्राज्य की बात कर सकते हैं अपन। या तो केंद्रीय बात कर लो या साम्राज्य की बात कर लो। तो अपन सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं। तो केंद्र में सर्वाधिकार बादशाह के पास था। सर्वोच्च बादशाह था और ये शरीयत के अनुसार शासन करता था। सिंपली बात समझ में आ गई होगी, यानी कि कुरान के अनुसार। ये किसके अनुसार शासन करता था? कुरान के अनुसार शासन करता था। पहला बादशाह भारत के अंदर बाबर था। समझ में आ गई बात। फिर अकबर आया, हुमायूं को बीच में से निकाल दीजिए। अकबर आया और अकबर के काल में बादशाह के नीचे 4 पदाधिकारी हुए, उन्हें वकील कहा गया। वकील, वजीर और प्रधानमंत्री एक ही पद वाले के नाम हैं। अकबर के काल के अंदर इन्हें वकील, वजीर और प्रधानमंत्री, यानी कि अकबर के काल के अंदर इन्हें वकील कहा गया और ये 4 भागों में डिवाइड हुए। कितने भागों में डिवाइड हुए? 4। और 5वां भाग स्वतः हर समय रहा तो ये अलग ही भाग आएगा, यानी कि वकील पद के ऊपर 5 भागों में। वैसे अकबर ने इनको 4 भागों में बांटा और ये तो जन्मजात ही मान लीजिए आप, धार्मिक पद है उसके बारे में। तो ये 4 पद वकील के और बहुत पावरफुल पद थे। पहला था दीवान, दूसरा मीर बख्शी, तीसरा मीर सामा और चौथा सद्र ए शुदूर था। थोड़ा सा ध्यान रखना, सद्र ए शुदूर की बात, ये इसका मुखिया काजी उल कुजात हुआ करता था। किसका? सद्र ए शुदूर का मुखिया काजी उल कुजात हुआ करता था। फिर अगली बात अगर अपन करते हैं तो मीर सामा, ये मीर सामे की बात कर लेते हैं अपन। पहले उल्टा आ रहे हैं अपन थोड़ा सा, क्योंकि यहां से अपन मिटा करके इनके बारे में अपन लिखेंगे तो वो सारी चीजें अपने सामने आएगी। ये धर्म विभाग, कौन सा विभाग है? धर्म विभाग। कौन सा? सद्र ए शुदूर। परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं
सद्र ए सुदूर क्या है? समझ में आ गई होगी बात। परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सद्र ए सुदूर किससे संबंधित है या कौन से विभाग से संबंधित है, तो धार्मिक विभाग। मित्रों, मुगल काल का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, मीर ए सामा। जैसे आपको लग रहा होगा सामा, सामा यानी सामान भी कह सकते हैं, सामग्री। क्या कह सकते हैं? सामग्री। तो देखो, खान ए सामा, इसका मुख्य अधिकारी कौन था? खान। खान यानी नाम है, ए सामा, सामा यानी सामग्री वितरण करने वाला। तो अब देखो, इसके अंदर कुछ चीजें और हुआ, मतलब कुछ अधिकारी हुआ करते थे, वो थे दीवाने बयूतात, मुशरफ ए मुशरफ, दरोगा यानी कारागार अध्यक्ष, तहसीलदार यानी कारखानों का नकदी माल प्रभारी, ये इसके अंदर थे। 4 अधिकारी हुआ करते थे, 1, 2 और ये चारों अधिकारी किसके अंडर थे? मीर ए सामा के अंडर थे। ये किसका? मतलब खाने पीने का प्रबंध करने वाला था। फिर मीर बख्शी, अब इसके बारे में वापस एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। मीर बख्शी ये सैन्य अधिकारी था, ध्यान रखना, ये सैन्य अधिकारी था परंतु सेनापति नहीं था, ठीक है। वारसियत, इसके अंडर में 3 अधिकारी और हुआ करते थे, वारसियत ए हुजूर, वारसियत ए शाहिदगिर्द और वाकिया नवीस। याद करना तीनों चीजों को। फिर आते हैं दीवान के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट पद है। देखो, दीवाने खालसा जमीन से संबंधित है, दीवाने जागीर जमीन से संबंधित है, दीवाने तन वेतन से संबंधित है, दीवाने बतूतात, दीवाने वाकियात, साहिब तोहीज, मुशरफ ए खजाना और मुस्तौफी। अब अपने इनको एक एक को देखेंगे, उससे पहले थोड़ा इधर चलते हैं। प्रांतीय शासन के पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? केंद्रीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन में एक एक के बारे में वापस बात करेंगे। तो आप आ जाइए पुणे काजी उल कुजात के ऊपर। सद्र उस सुदूर का क्या है? सद्र उस सुदूर का अधिकारी हुआ करता था काजी उल कुजात। ये धर्म विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? धर्म विभाग से संबंधित था। और इसके अधीनस्थ 2 अधिकारी हुआ करते थे, मुफ्ती और मुहत्सिब। दो अधिकारी हुआ करते थे, मुफ्ती और मुहत्सिब। अब मुहत्सिब के बारे में और मुफ्ती के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? तो ध्यान रखिए, मुफ्ती कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाने में काम करता था। और मुहत्सिब जनता का चरित्र निरीक्षक था। मुहत्सिब क्या था? जनता ये जनता का चरित्र निरीक्षक था। समझ में आ गई बात। फिर अपन इस पूरे विभाग को डिलीट करेंगे अब यहां से, फिर ऊपर चलेंगे। सद्र उस सुदूर की जब बात कर रहे थे तो एक और बात करते हैं। तो अकबर ने 1578 ईस्वी में इस विभाग की स्थापना की थी। ये याद, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकबर ने सद्र उस सुदूर विभाग की स्थापना 1578 में की थी, ये याद रखना, ठीक है। ये धार्मिक मामला का सबसे प्रमुख हुआ करता था। अब इसे अपन यहां से डिलीट मारेंगे, फिर चलेंगे एक एक के ऊपर। यानी कि ये पहला विभाग अपना हो गया। अब देते हैं दूसरे विभाग की तरफ। दूसरा विभाग है मीर ए सामा। जैसा नाम वैसा काम, मीर ए सामा। समझ में आया होगा, मीर ए सामा अकबर द्वारा ये पद स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया? मैंने अभी आपको कहा था ये चारों पद अकबर ने स्थापित किए थे, ठीक है, अकबर द्वारा स्थापित। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, ये किससे संबंधित है? तो दूसरे मैंने आपको बताया अभी, ये देखो, इसके अधीनस्थ 4 खान ए सामा, ये इसका प्रमुख अधिकारी था। दीवाने बतूतात, मुशरिफ, ठीक है, दरोगा और तहसीलदार, ये इसके अधीनस्थ आते थे। तो अब इसके अंदर बात करते हैं। तो मीर ए सामा औरंगजेब के काल में खाने सामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बस इतना सा और याद कर लीजिए, खाने सामा ये औरंगजेब के काल में प्रसिद्ध हुआ था। ये इस नाम से, बस पद किसने स्थापित किया? अकबर ने, पर नाम किससे स्थापित? खाने सामा के नाम से औरंगजेब के काल के अंदर ये प्रसिद्ध हुआ था। बाकी के ये देखिए, दीवाने बतूतात, मुशरिफ, दरोगा और तहसीलदार। दरोगा यानी कि पुलिस अधीक्षक,
ठीक है, कारागार अधीक्षक है। तहसीलदार यानी कारखानों का नकदी और माल प्रभारी था। दीवाने बतूता और मुशर्रफ, ठीक है ना, ये इसके सहयोगी हुआ करते थे खाने सामा के, ठीक है ना। अब इन खाने सामा, जैसे आपको सामा यानी कि सामग्री वितरण का अधिकारी कौन था? मीर ए सामा। बस इतना सा याद करिए। अब इसे डिलीट मार के दूसरे पर आते हैं, मीर बख्शी वाली बात करते हैं। आपके सामने पुनः वापस दूसरे पार्सन के ऊपर, यानी कि अपन ने 4 भागों के अंदर इसको बांटा था। पहला भाग दीवान, मीर, ठीक है, खाने सामा और काजी उल कुजात वाला जो सदर सुदूर था, दोनों को अपन ने डिलीट किया। अब मीर बख्शी की बात करते हैं तो इसके अंडर में 3 अधिकारी हुआ करते थे मीर बख्शी के। बासियत ए हुजूर, साहिद गिर्द और वाक्या नवीस। मित्रों फिर वापस यही बात आती है, मीर बख्शी की जब बात करते हैं तो ये सैन्य विभाग का अधिकारी था, परंतु सेनापति नहीं था। ये मीर बख्शी क्या था? सैन्य विभाग का अधिकारी, परंतु सेनापति नहीं। और ये सभी इसके सहयोगी हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये क्या एक काम करता था कि युद्ध के समय में क्या करता था? ये सेना को वेतन देता था। आगे बात समझ में आपको? ये सैन्य विभाग का अधिकारी तो था, परंतु सेनापति नहीं हुआ करता था, ठीक है। युद्ध के समय में सेना को वेतन प्रदान करने का ये काम करता था। इतना सा आप इंपोर्टेंसी रूप में आपको याद रखना होगा। मीर बख्शी, बासियात ए हुजूर, बासियात ए साहिदगिरी और वाक्यानवीस, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एक और चीज और करता था, ठीक है, वो सबसे बड़ी होती थी कि ये राजा की सुरक्षा और मनसबदारी व्यवस्था का संचालन करता था। अगले वीडियो के अंदर अपन मनसबदारी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ करके आते हैं उससे। तो ये राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करता था और मनसबदारी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुगल काल में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो मनसबदारी व्यवस्था से पूछे जाते हैं कि हु इज दिस मनसबदारी, यानी मनसबदारी व्यवस्था है क्या चीज है, ठीक है। तो सैन्य विभाग का अधिकारी हुआ करता था, ये सेनापति नहीं था, ठीक है। युद्ध के समय में सेना को वेतन प्रदान करता था और राजा की सुरक्षा और मनसबदारी व्यवस्था की देखरेख एक आदमी करता था। इसके अधीनस्थ कितने? 3 सैनिक हुआ करते, मतलब 3 सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। बासियत हुजूर, बासियत साहिदगिर्द और वाक्यानवीस। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्यानवीस किससे संबंधित था? तो सेना अधिकारियों से संबंधित था या सैन्य विभाग से संबंधित था। समझ में आगे होगी बात। अब चलते हैं पुनः आगे। अंतिम चौथा विभाग, मतलब केंद्र शासन के अंदर चौथा विभाग बचता है और वो चौथा विभाग आपके सामने है। देखिए, दीवान, सबसे बड़ी पोस्ट और सबसे बड़ा साधन है दीवान। मैंने अभी आपको बताया था अकबर के काल में 1564 ईस्वी में 4 पदों का सृजन होता है और वो चारों पद किस नाम से जाने गए? दीवान के नाम से जाने गए, या वकील, वजीर, ठीक है, या फिर मीर बख्शी और मीर सामा, सदर सुदूर आदि के नामों से इनको जाना गया था। समझ में आगे होगी बात। दीवान 1564 में पद को सृजित किया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कौन से वर्ष में, शासन के कौन से वर्ष में? तो 8वें वर्ष में। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल प्रश्नों का ट्रेंड वर्षों के ऊपर चल रहा है। अशोक के कौन से वर्ष या शासन के कौन से वर्ष उसने कौन सा काम किया था, ऐसे प्रश्न आते हैं। इस बात के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 8वें वर्ष में इसका शासन गठित, मतलब इसने ये और इसको नाम दिया था शाहजहां के काल में इसे वजीर आजम का नाम दे दिया। अभी अपन ने औरंगजेब के काल का भी पढ़ा था, अब शाहजहां के काल में इसे वजीर आजम का नाम दिया गया था। अब एक एक की बात करते हैं। तो दीवाने खालसा, ये खालसा भूमि का अधिकारी था। कौन सी भूमि का अधिकारी? खालसा भूमि, मतलब राजकीय भूमि, ठीक है। फिर चलते हैं दीवाने जागीर। ये जो जागीरें होती थी, जागीर भूमि का निरीक्षण था। किसको कितना दे रखा है, क्या है क्या नहीं है। दीवाने तन, ये वेतन का अधिकारी था, वेतन प्रदान करता था। दीवाने बतूतात, याद करना, दीवाने बतूतात, ठीक है, ये कारखानों का अध्यक्ष था। ठीक है। दीवान ए वाकियात,
अब अपन सोचते हैं दीवाने वाकियात, वाकियात से देखो हर एक चीज के अंदर, हर एक प्रश्न के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है। अपन अगर उसको सोच करके अगर आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए वो कब वो अपने सामने आ जाता है। वाकियात, वाकियात यानी वाक्य, क्या हुआ पूरे दिन भर में, तो दैनिक वाक्यों का लेखा जोखा करने वाला, दैनिक वाक्यों का लेखा जोखा करने वाला, समझ गए होंगे, दैनिक वाक्यों का लेखा जोखा, या फिर ये कह सकते हैं कि आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। समझ गए होंगे इस बात को अब तो। और देखो मुसरिफ एक खजाना या मुस्तौफी, मुसरिफ एक खजाना या मुस्तौफी, यानी कि मुसरिफ एक खजाना यानी खजांची, यानी कि ये खजाने का प्रभारी हुआ करता, खजाना यानी खजाने का प्रभारी। और मुस्तौफी की अगर बात करते हैं तो मुस्तौफी एक ऑडिट जनरल हुआ करता, मुस्तौफी मुस्तैदी से काम कर रहा है, ऑडिटर जनरल। कौन था? ऑडिटर जनरल था। मित्रों ये अपना केंद्रीय प्रशासन हो रहा है। फिर अपन एक प्रशासन की बात करने के बाद सू यानी सूबा या परगने की या प्रांतीय शासन की बात करते हैं तो ये साम्राज्य अपने सामने होता है। साम्राज्य मतलब मुगल प्रशासन पढ़ रहे हैं अपन, और मुगल प्रशासन को अपन ने 4 भागों में, केंद्रीय प्रशासन को अपन ने 4 भागों में बांटा। अब प्रांतीय प्रशासन की तरफ चलते हैं तो प्रांत में मुख्य अधिकारी सूबेदार, सिपह सालार, गवर्नर या नाजिम ए सूबा या नाजिम उसे कहा जाता था। फिर मित्रों याद करिए प्रांतीय दीवान उसके अधीनस्थ हुआ करते थे, सूबेदार के अधीनस्थ बख्शी, वाकियात निगार या वाक्या नवीस या प्रांतीय सद्र या मीर ए अदल, ये इसके अधीनस्थ अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है ना, अपन वापस उधर चल रहे हैं, इसको अपन यहां से मिटाते हैं। समझने की बात यह है कि प्रांतीय अधिकारी मतलब प्रांतीय शासन, इस सूबेदार जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था, जैसे केंद्र में बादशाह होता है या केंद्र के अंदर जो सुल्तान होता है उस तरीके से बात यहाँ पर सूबेदार, सिपह सालार, गवर्नर, नाजिम सूबा या नाजिम, ये जो नाम है अलग अलग समय में अलग अलग नाम रहे, इसका ध्यान रखना है अपने को, इतना सा और कुछ नहीं है। ठीक है, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिपह सालार कहाँ का अधिकारी हुआ करता था, तो प्रांत या सूबे का, इसको सूबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूबा। ठीक है, फिर इसको 4 भागों में बांट करके अपन पढ़ सकते हैं। सूबेदार के अधीनस्थ 4 अधिकारी हुआ करते थे। पहला प्रांतीय दीवान, दूसरा बख्शी, वाक्या निगार या वाक्या नवीस, प्रांतीय सद्र और मीर ए अदल। जैसा काम केंद्र के अंदर होता था वैसा का वैसा प्रांत के अंदर भी होता था। इन अधिकारियों के अलग अलग काम थे, अपन इनको देख सकते हैं। ठीक है, देखो पहला अधिकारी हुआ आपके, अपन ने अभी देखा था पहला अधिकारी प्रांतीय दीवान। ठीक है ना, तो ये प्रांतीय दीवान वित्त में सूबे मतलब सूबे में राजस्व का काम करता था, या प्रांत के अंदर राजस्व एकत्रित करने का ये काम करता था। अब इसके अंदर भी जाकर के अलग अलग अधिकारी होंगे, वो बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, फिर अपन चलते हैं मीर ए अदल की बात करते हैं, जो अंतिम दिख रहा है आपको, ये उत्तराधिकारी के विवादों को निपटाता था। यानी कि यहाँ पर सूबेदार कौन बनेगा? ये उत्तराधिकार, विवाद का निराकरण करता था। ठीक है ना, अब यहां आते हैं बख्शी या वाक्या निगार, ये सैन्य अधिकारी था। ये कहां पर? सूबे के अंदर सैन्य अधिकारी का। और प्रांतीय सद्र ये धार्मिक अधिकारी था। समझ में आ गई होगी बात। ये चारों वैसे के वैसे थे जिस तरीके से अपन ने केंद्र को देखा था। ठीक है ना, और इसमें सूबेदार सर्वाधिक मतलब पावरफुल पोस्ट थी। कौन सी? सूबेदार। सूबेदार के अंडर कितने थे? 4। ध्यान रखना, सूबेदार को संधि करने का नहीं था। अपवाद की बात करते हैं तो एकमात्र टोडरमल को संधि का अधिकार था। सिंपल सी बात है, टोडरमल को संधि करने का अधिकार था, बाकी दूसरे जितने भी सूबेदार हुए उनको संधि का अधिकार नहीं था। समझ गए होंगे हर एक चीज को। अब एक बात करते हैं, तो देखिए कुछ शासकों के बारे में बात करते हैं। जो इंपोर्टेंट 4 शासक हुए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब।
मित्रों इनके शासनकाल के सूबों के बारे में भी पूछा जाता है, किसके शासनकाल में कितने सूबे थे, तो अकबर के शासनकाल के अंदर 12+3 सूबे थे। वही जहांगीर के शासनकाल के अंदर 15 सूबे, वो के वही आगे आपके सामने ये गोलकुंडा बीजापुर वाला मैटर है, 12 सूबों के अंदर बांटा और 3 सूबे उसने बाद में मिलाए। तो जहांगीर के समय में 15 सूबे थे और शाहजहां के समय की अगर बात करते हैं तो 18 सूबे थे, 15+3 ये 15 थे और 3 और मिला लिए, ठीक है। और औरंगजेब के समय की अगर बात करते हैं तो 20 या 21 सूबे थे, 20 भी आता है और 21 सूबों के बारे में भी आता है। तो सर्वाधिक सूबों के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो औरंगजेब अपना राइट होता है। और सबसे पहले मुगल प्रशासन या मुगल काल को किसने सूबों में बांटा, तो वो होगा अपना पहला और अंतिम प्रश्न अकबर होगा, ठीक है। अब आते हैं सरकार के प्रशासन के ऊपर या परगना वगैरह के बारे में देखते हैं। अपन ने अभी जो मुगल प्रशासन जो अपन देख रहे हैं, तो मुगल प्रशासन को 6 भागों में बांट रहे हैं अपन। कितने भागों में बांट रहे हैं? 6 भागों में, यानी कि निरंतर जो भाग है उसको सब कंप्लीट करेंगे। पहला भाग केंद्रीय प्रशासन, केंद्र को अपन ने 4 भागों में बांट करके पढ़ लिया। फिर सूबा या प्रांत, सूबा या प्रांत उसको पुनः अपन ने 4 भागों में बांट करके पढ़ा। अब आते हैं सरकार, मतलब प्रांतों को किस, देखो केंद्र को सूबों में बांट रखा है, प्रांत में बांट रखा था, सूबे या प्रांत को सरकार में बांट रखा था। सरकार को 5 भागों में बांटा गया था, जैसे भारत, राजस्थान, और राजस्थान को फिर वापस जिलों में जैसे अपन बांट रहे हैं, तो ये 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 5 प्रकार से इसके ऊपर प्रशासन किया जाता था या शासन किया जाता था। इसमें मुख्य अधिकारी था फौजदार। कौन था? फौजदार। ये सैन्य अधिकारी हुआ करता था। सिंपल सी बात है, ये फौजदार क्या था? सैन्य अधिकारी हुआ करता था। यह मुख्य प्रशासक था। कौन था? मुख्य प्रशासक, ठीक है। फिर अगला चलते हैं अमल गुजार। देखिए मुंसिफ ए मुंसिफान के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये एक नाम दिया गया था और नाम ये था कि ये मुख्य अधिकारी था किसका? सरकार का, और इसे फौजदार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अमल गुजार की बात करते हैं तो ये राजस्व वसूल करता था। ये राजस्व वसूल करता था, यानी कि जो पैसों का लेन देन होता है वो ये करता था। आगे आते हैं वित्त छवि, यानी ये लिपिक था। क्या था? लिपिक, यानी कि जितना भी ये पैसा आ रहा है इसकी लिखा पढ़ी का काम वित्त छवि का करता था, और उसको सुरक्षित करने का काम खजानदार करता था, यानी खजांची। और धर्म का कार्य काजी ए सरकार करती थी, यानी कि एक अधिकारी हुआ करता था जो धर्म का काम करने के लिए रखा गया था, उसे काजी ए सरकार के नाम से जाना गया था। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं अपन चकला। ये शाहजहां के शासनकाल के अंदर चलने वाली एक इकाई थी। शाहजहां ने सरकार को चकलों में विभाजित किया था, थोड़ा सा बीच के अंदर ये आया था। आगे देखते हैं अपन चकले के बारे में बात कर रहे हैं। चकले को शाहजहां के शासनकाल के अंदर, यानी कि ये देख लीजिए शाहजहां के शासनकाल के अंदर ही मात्र एक इकाई बनाई थी चकला, जो सरकार और परगने के बीच की एक छोटी सी इकाई हुआ करती थी या शासन चलाने के लिए एक इकाई हुआ करती थी। अब आते हैं परगने की बात करते हैं। तो परगने को 5 भागों में बांट करके पढ़ा गया, परगने को 6 भागों में बांट करके पढ़ा गया, ठीक है। और एक बीच में बच रहा है यार, फौजदार। अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला सिकदार, ये अमीर का सहायक हुआ करता था। जो सरकार के अंदर जो अमीर हुआ, उस अमीर का ये सिकदार सहायक हुआ करता था। अमीर वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे। फिर देखो यहीं पर भी एक अमीर पद बनाया गया है, तो ये इसका सहायक भी है, और इसके अंदर ये क्या कर रहा है कि इसको मतलब वित्तीय अधिकारी जो है उसका ये सहायक भी है सिकदार, और ये सैन्य अधिकारी, इतना ध्यान रखना ये सैन्य अधिकारी है, ठीक है। फिर वित्तीय अधिकारी साथ में एक किरोड़ी हुआ करता था, जो परिगणा के अमीर के नाम से जाना जाता था। ये पूरे परिगणे को संभालता था एक किरोड़ी, यानी कि करोड़ रुपए राजस्व एकत्रित करने वाला। फिर इसके बाद में एक फौजदार हुआ करता था। ये फौजदार अधिकारी हुए थे। फौजदार खजांची थे, यानी कि ये जितने भी इकट्ठा करते थे इस फौजदार के, यानी खजाने में इकट्ठा कराते थे, ठीक है। फिर एक कारकुन हुआ, कारकुन यानी लिपिक, कितना पैसा जमा हुआ उसके ऊपर, ठीक है। फिर एक कानून को हुआ, यानी कानून को लागू करने वाला, जिसे वर्तमान में पटवारी का नाम दिया गया। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सिकदार क्या है, किसका सहायक हुआ करता था, अमीर कौन से पद के ऊपर काम करते थे, ठीक है। किरोड़ी क्या है, कानून गो कौन था, या कारकुन क्या है। ऐसे प्रश्न जो इसके ऊपर से आते हैं तो इन्हें अपन देखते हैं, ठीक है ना। अगले व्यवस्था देखते हैं परगने के बाद गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, और छोटे प्रश्नों के रूप से तो कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं
तो अंतिम जो अपना चरण है वो है गांव। अपन ने परगना देख लिया, परगने के बाद गांव की बात कर रहे हैं। गांव को मौजा भी कहा जाता था, मौजा याद रखना, हाल है मौजा, ठीक है ना। तो ये गांव को कहा जाता था। ठीक, इसके दो चरणों के अंदर शासन हुआ करता था। एक पटवारी होता था जो राजस्व वसूली का काम करता था। क्या करता था? राजस्व वसूली का काम करता था। दूसरा खुद, मुकदम या चौधरी, एक ही पद के नाम है, अलग अलग। ये कानून का रक्षक हुआ करता था, या फिर इसको मुखिया भी कह सकते हैं, ये मुखिया भी हुआ करता था। यानी कि खुद, मुकदम और चौधरी गांव का मुखिया या कानून का रक्षक हुआ करता था, और पटवारी वहां की राजस्व वसूली करता था। मित्रों, ये मुगल के प्रशासन के अंग थे। मुगल प्रशासन के अपन अंग 6 भागों में पढ़े। 6 भागों के अंदर अपन ने केंद्रीय प्रशासन 4 भाग, सूबा 4 भाग, सरकार को 5 भागों में, चकला एक छोटी इकाई साझाकालीन थी, परगने को अपन ने 6 भागों में पढ़ा, और फिर अंत में आता है गांव, और गांव को अपन ने 2 भागों के अंदर बांट करके पढ़ा। इन अधिकारियों के नाम निश्चित रूप से आपको परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर जो वीडियो आने वाला है अपना मुगल प्रशासन का, वो होगा कि मुगलों के अंदर जो प्रशासन की जो इकाई थी, उनके राजस्व क्या थे, मनसबदारी प्रणाली कैसी थी, और उनकी सैनिक व्यवस्था कैसी थी। इसके ऊपर अगला वीडियो अपना आएगा। धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैन वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इतना फैलाएं कि लोगों के कहीं न कहीं तो ये काम आए। थैंक यू।